बॉन्ड बॉन्ड और बॉन्ड और डिबेंचर बॉन्ड और डिबेंचर डिबेंचर मतलब ऋण पत्र। बॉन्ड बॉन्ड और डिबेंचर दोनों ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं, लेकिन बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं जबकि डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं। मसाला बॉन्ड विदेशों में निकाले जाने वाले रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आरडीबी को मसाला बॉन्ड कहते हैं। विश्व बैंक की सहायक संस्था इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार मसाला बॉन्ड शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में निम्नलिखित को मसाला बॉन्ड जारी करने की छूट दे दी गई। फर्स्ट निजी कंपनियां, दूसरा सरकारी कंपनियां, तीसरा बॉडी कॉर्पोरेट, चौथा बैंक, पांचवा रेट्स, छठा इन्विटेज। महाराजा बॉन्ड आईएफसी द्वारा भारत में निकाले गए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को महाराजा बॉन्ड के नाम से संबोधित किया गया है। आईएफसी इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। ग्रीन ग्रीन प्रोजेक्ट्स जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि के वित्तयन के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। ग्रीन मसाला बॉन्ड ऐसे मसाला बॉन्ड्स जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के वित्तयन के लिए निकाले जाते हैं। ब्लू बॉन्ड्स जल, मत्स्य आदि संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तयन के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स को ब्लू बॉन्ड्स कहते हैं। 2018 में सेशल्स के द्वारा पहली बार इन बॉन्ड्स को जारी किया गया। जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स जिन पर ब्याज दर नहीं होती, इन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। परपेचुअल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड जो एक्सपायर नहीं होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो एक्सपायर नहीं होते हैं और इसका कोई समयावधि भी नहीं होता है, और ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें इक्विटी और ऋण दोनों के गुणों में बेसल थर्ड मानकों के अंतर्गत इन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई एडिशनल टायर फर्स्ट पूंजियों एक सीमा तक सम्मिलित किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कई बार 80 फर्स्ट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। यस बैंक के मामले में 80 फर्स्ट बॉन्ड्स चर्चा में रहे हैं। यस बैंक द्वारा निकाले गए 80 फर्स्ट बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड थे। रिजर्व बैंक द्वारा इन्हें राइट ऑफ करने का निर्देश दिया गया था, हटाना। एलिफेंट बॉन्ड्स 2019 में गठित सुरजीत भल्ला समिति द्वारा इन बॉन्डों का सुझाव दिया गया था। समिति के अनुसार इन बॉन्डों के माध्यम से काले धन का निवेश इंफ्रा क्षेत्र के विकास में किया जा सकता है। समिति के अनुसार इन बॉन्डों की अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में अभी इन बॉन्डों को लागू नहीं किया गया है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे वित्तीय संस्थान जो छोटी राशि जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपया आदि की यूनिट्स जारी करके छोटे निवेशकों के धन को एकत्रित करते हैं और उसका निवेश वित्त बाजार में करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कारण निवेशकों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लाभ मिलता है, जिसके कारण बाजार जोखिम कम हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी बॉन्ड्स, इक्विटी में ऑटो, फार्मा, आईटी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग। बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ऑटो में मारुति, टीवीएस, हीरो होंडा, बजाज। फार्मा में फाइजर, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस। बैंकिंग में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। इंजीनियरिंग में एल&टी, जीएमआर। हेज फंड्स ये म्यूचुअल फंड के समान होते हैं, लेकिन इनके द्वारा बड़ी राशि की यूनिट जारी की जाती है और ये बड़े निवेशकों के लिए कार्य करते हैं। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये म्यूचुअल फंड के समान छोटे राशि की यूनिट निकालते हैं और पूर्व निर्धारित पैटर्न को आधार बनाकर निवेश करते हैं, और इस संदर्भ में वो किसी सूचकांक, इक्विटी के समूह, वस्तुओं के समूह आदि को आधार बना सकते हैं। एक बार निवेश करने पर ये अपने पैटर्न को नहीं बदलते हैं। यही कारण है कि इन्हें पैसिव फंड्स कहा जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड्स होते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि ईटीएफ की शेयर बाजार पर ट्रेडिंग भी होती है। विनिवेश के लिए ईटीएफ का प्रयोग। वर्ष 2014 से भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अन्य विधियों के अलावा ईटीएफ का प्रयोग भी कर रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित 2 ईटीएफ जारी किए गए हैं। एक में सीपीएसई
ETF, एक में CPSE ETF, दूसरा भारत 22 ETF 22 रिट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये भी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन इनके द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों के धन का निवेश किया जाता है। सेबी के नियमों के अनुसार इनका निवेश पैटर्न निम्न प्रकार होना चाहिए। फर्स्ट में कम से कम 80% निवेश राजस्व देने वाली तैयार परियोजनाओं में, दूसरा अधिक से अधिक 20% निवेश निर्माणाधीन परियोजनाओं में। इनका प्रस्ताव सबसे पहले यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। इन्विटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ये PEI ये PEITS के समान होते हैं, लेकिन इनके द्वारा इंफ्रा क्षेत्र में निवेश किया जाता है। सेबी के नियमानुसार इनका निवेश पैटर्न निम्न प्रकार होना चाहिए। एक में कम से कम 80% निवेश राजस्व देने वाली तैयार परियोजनाओं में, दूसरा अधिक से अधिक 20% निवेश निर्माणाधीन परियोजनाओं में। इनका प्रस्ताव भी यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। स्टार्टअप्स भारत में संदर्भ में विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण DPIIT डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा किया जाता है। इसके नियमानुसार स्टार्टअप्स का दर्जा लेने के लिए किसी व्यावसायिक संस्थान में निम्न 3 विशेषताएं होनी चाहिए। एक में उसकी स्थापना को 10 वर्ष नहीं हुए हों, अर्थात वह 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो। दूसरा उसके वार्षिक कारोबार का स्तर 600 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हो, वह नवाचार, प्रक्रिया सुधार, उत्पाद विकास आदि पर जोर देता हो तथा तकनीकी को मुख्य आधार बनाता हो। एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप्स में सीधे निवेश करने वालों को HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एंजल निवेशक कहते हैं। VCF वेंचर कैपिटल फंड, ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन इनके द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश किया जाता है और ये HNI के लिए कार्य करते हैं। VCF हाई नॉर्थ इनकम ए और हाई नॉर्थ इनकम बी, ये सब VCF में देंगे और VCF स्टार्टअप फर्स्ट और सेकेंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हो गया ये VCF वेंचर कैपिटल फंड। और HNI ए या बी अलग अलग एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। जब स्टार्टअप वन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते तो एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। FOF फंड्स ऑफ फंड्स, VCF को धन उपलब्ध करवाने वाले फंड को फंड ऑफ फंड कहा जाता है। सामान्यतः इनकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा CDB के अधीन एक FOF की स्थापना की गई, फंड ऑफ फंड की स्थापना की गई। फंड ऑफ फंड पैसा उपलब्ध करवाती है VCF 1 और VCF 2 की, और VCF 1 और VCF 2 स्टार्टअप 1, 2, 3 में निवेश करती हैं। ITP इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनकी शुरुआत 2015 में की गई थी और ये स्टार्टअप्स कंपनियों की इक्विटी की स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जिन पर स्टार्टअप्स IPO लाए बिना अपनी इक्विटी की लिस्टिंग करवा सकते हैं। वर्तमान में निम्न 2 ITP कार्य कर रहे हैं। एक में इमर्ज अंडर NSE, दूसरा BSE हाईटेक। सेबी द्वारा इनका नाम बदल दिया गया, अब इन्हें IGP इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कहा जाता है। क्राउड फंडिंग सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग करके छोटी राशियों में P2P मॉडल के अंतर्गत लोगों से पूंजी एकत्र करना। स्टार्टअप्स के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। P2P मतलब P2P। कुछ मुख्य शेयर सूचकांक में, एक में सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स संवेदी सूचकांक, भारत का पहला इक्विटी सूचकांक प्रारंभ 1 जनवरी 1986, आधार तिथि 1 अप्रैल 1979, आधार मूल्य 100, कंपनियों की संख्या, टॉप मोस्ट 30 लिस्टेड ऑन BSE, एम कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन
मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 मतलब 100, 5 रुपये मतलब 100, 50 रुपये मतलब 1000 और 500 रुपये मतलब 10,000, 25,000। 1 अप्रैल 1979 और 4 मार्च 2022 तक सोशल सीरियल नंबर कंपनी ए बी और शेयर इक्विटी की कीमत ए 5 रुपये और बी 7 रुपये। सूचकांक मूल्य ए के 100 और बी के 100। और 2022 में कंपनियाँ ए बी सी और इक्विटी की कीमत 2500, सूचकांक 50,000। निफ्टी NSE 50 आधार तिथि 3 नवंबर 1995, आधार वर्ष 1000, नंबर ऑफ कंपनीज टॉप मोस्ट 50 लिस्टेड ऑन NSE। सारिया 50 आधार तिथि 1 जनवरी 2008 और आधार मूल्य 1000, नंबर ऑफ कंपनीज टॉप मोस्ट 50 कंप्लेंट कंपनीज लिस्टेड ऑन BSE। ग्रीनिक्स आधार तिथि 1 अक्टूबर 2008, आधार मूल्य 1000, नंबर ऑफ कंपनीज टॉप मोस्ट 25 ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BSE। फॉरेन सेक्टर विदेशी क्षेत्र भुगतान संतुलन खाता। बीमा मतलब जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। विदेशी क्षेत्र में भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। किसी भी देश के द्वारा शेष दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी देश के द्वारा शेष दुनिया के साथ किए जाने वाले आर्थिक लेन देन के वार्षिक वित्तीय विवरण को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और इस खाते में 2 प्रकार की प्रविष्टियाँ एंट्री की जाती है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट माइनस और क्रेडिट प्लस। यदि किसी राष्ट्र के द्वारा शेष दुनिया के साथ किए जाने वाले लेन देन के कारण भुगतान करना पड़ जाए तो वह लेन देन डेबिट प्रविष्टि एंट्री का निर्माण करता है। और इसी प्रकार किसी राष्ट्र द्वारा शेष दुनिया के साथ किए जाने वाले किसी लेन देन के कारण भुगतान की प्राप्ति होती है तो वह क्रेडिट एंट्री का निर्माण करता है। सैद्धांतिक रूप से BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की सभी डेबिट प्रविष्टियों का योग और तथा सभी क्रेडिट एंट्री का योग एक दूसरे के बराबर होता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई राष्ट्र बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में है। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करेंट अकाउंट में ट्रेड अकाउंट या विजिबल अकाउंट। दूसरा विजिबल अकाउंट में इम्पैक्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। और इनविजिबल अकाउंट में यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर में प्राइवेट रेमिटेंस, ग्रांट्स और सर्विसेज में ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम, मिसलेनियस में नॉन सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल सर्विस, बिजनेस सर्विस और कम्युनिकेशन सर्विस etc। और कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स या FDI कैपिटल अकाउंट में FDI, NRI डिपॉजिट्स, ECB एक्सटर्नल असिस्टेंस। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स और ट्रांजैक्शंस विथ IMF। नोट फर्स्ट, व्यापार खाते या दृश्य खाते में केवल वस्तुओं के इम्पैक्ट्स मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लिखा जाता है, वस्तुओं के विजिबल। इस खाते की नेट पोजीशन टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट को BOT बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट कहते हैं। और यदि बैलेंस ऑन ट्रेड सकारात्मक है तो इसे व्यापारी अधिशेष ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। और यदि BOT नकारात्मक है तो इसे व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। नोट सेकेंड, अदृश्य खाते इनविजिबल अकाउंट में निम्न 2 प्रकार के लेन देन लिखे जाते हैं, एक में सेवा व्यापार, दूसरा एक तरफा स्थानांतरण। इस खाते की नेट पोजीशन टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट को BOI बैलेंस ऑन इनविजिबल अकाउंट कहते हैं। BOI बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। संपूर्ण चालू खाते की नेट पोजीशन को कैश करेंट अकाउंट बैलेंस कहा जाता है। यदि कैश मतलब नकारात्मक होता है फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट के शब्द का प्रयोग किया जाता है।
और यदि करेंट अकाउंट बैलेंस सकारात्मक होता है तो करेंट अकाउंट सरप्लस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी राष्ट्र को राजकोषीय घाटा और CAD दोनों हो तो ट्विन डिफिसिट का प्रयोग किया जाता है। पूंजी खाते में ऐसे लेन देन लिखे जाते हैं जिनसे संपत्ति और देयताओं पर प्रभाव पड़ता है। इस खाते में होने वाली क्रेडिट प्रविष्टियां पूंजीगत अंतर प्रवाह उत्पन्न करती है और इन्हें कैपिटल इनफ्लोज कहा जाता है और ये निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। एक में विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में निवेश, दूसरा भारत द्वारा विदेशों से उधार लेना, तीसरा विदेशियों द्वारा भारत के प्रति देयताओं को कम करना, चौथा भारत द्वारा विदेशी संपत्ति को कम करना। यदि उपरोक्त उदाहरणों को पलट दिया जाए तो पूंजीगत बहिर्गमन कैपिटल आउटफ्लो के उदाहरण तैयार हो जाएंगे जो पूंजी खाते में डेबिट प्रविष्टियों का निर्माण करेगी। विदेशी मुद्रा भंडारों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। FCA फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा गोल्ड, तीसरा SDR एलोकेशन, चौथा RTP रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। IMF कोटा का 25% भाग जो राष्ट्रों को परिवर्तनीय मुद्राओं में जमा कराना होता है। विनिमय दर एक में किसी देश का BOP किसका व्यवस्थित अभिलेख है। में किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किए किसी देश का समस्त आयात निर्यात का लेन देन। किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं एक देश की सरकार और देश की सरकार के बीच के लेन देन। एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचालन। विनिमय दर एक्सचेंज रेट अर्थ किसी विदेशी मुद्रा की एक इकाई के घरेलू मुद्रा में अभिव्यक्त किए जाने वाले मूल्य को विनिमय दर कहते हैं। प्रकार: स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर और प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्थिर विनिमय दर केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को एक निश्चित स्तर पर स्थिर कर दिया जाता है और उसमें बार बार बदलाव नहीं किया जाता है। बी में विदेशी व्यापार और निवेश को स्थिर वातावरण प्राप्त होता है। सी में विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टा नहीं होता है। डी में हेजिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ई में यदि कोई राष्ट्र व्यापारिक घाटे व्यापारिक अधिशेष में चल रहा होता है तो वह उसी स्थिति में बना रहता है। एफ में घाटे या अधिशेष अपने आप समाप्त नहीं होते हैं। जी में ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडारों की आवश्यकता पड़ती है। एक्सचेंज रेट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स BOT। एक्सचेंज रेट एक में हो गया 75 रुपये बराबर $1 मतलब एक्सपोर्ट किया $500 का, तो इम्पोर्ट कितना $1000, तो BOT कितना बैलेंस ऑफ ट्रेड $500 प्लस, और दूसरा 77 रुपये में $1, तो एक्सपोर्ट 600 का, इम्पोर्ट 800 माइनस 1200 माइनस 200। तीसरा ₹79 बराबर $1 और एक्सपोर्ट $700 और इम्पोर्ट $700, तो BOT 0। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन स्थिर विनिमय प्रणाली में केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा या मुद्राओं की टोकरी के सापेक्ष में पहले की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन के संभावित प्रभाव को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है: एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट माइनस BOT प्लस GDP प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन प्लस खाली इम्पोर्ट माइनस होता है। BOP तैयार RBI करता है डॉलर में। MRP 50 रुपये और 50 रुपये बराबर $1, तो $1 गुने 10 एक्सपोर्ट प्लस किसी राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले अवमूल्यन के कारण उसके व्यापारिक रूप से साझेदार राष्ट्रों की निर्यातों BOT GDP रोजगार आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अवमूल्यन को बेगर्स थे नेवर पॉलिसी भी कहते हैं। तेरे पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीति। अवमूल्यन को एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहते हैं।
जे कर्व में बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ, और जे ग्राफ। एडी एग्रीगेट डिमांड इंडिया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अधिमूल्यन रिवैल्यूएशन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा या मुद्राओं की टोकरी के सापेक्ष में पहले की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्यन को बढ़ाना अधिमूल्यन कहलाता है। अधिमूल्यन के परिणाम अवमूल्यन के परिणामों की तुलना में विपरीत होते हैं। लचीली विनिमय दर फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा की विनिमय दर स्वतः निर्धारित होती है, केंद्रीय बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है। इस विनिमय दर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दूसरा, विदेशी व्यापार और निवेश के लिए आर्थिक वातावरण अस्थिर बना रहता है। विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टा होता है, हेजिंग की आवश्यकता पड़ती है, व्यापार घाटे या अधिशेष स्वतः समायोजित होते रहते हैं। अधिक विदेशी मुद्रा भंडारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर। प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर मैनेज्ड फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसे डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में यही प्रणाली प्रचलन में है। इसके अंतर्गत विनिमय दर को एक दायरे में रखा जाता है और यह मूलतः लचीली विनिमय दर होती है, लेकिन समय समय पर केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता रहता है और इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व, सेल एंड बाय, सप्लाई फर्म, क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिप्रिसिएशन अर्थ जब लचीली या प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर प्रणाली में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा या मुद्राओं की टोकरी के सापेक्ष में पहले की तुलना में अपने आप कम हो जाते हैं तो इसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों के परिणाम एक समान होते हैं। एप्रिसिएशन जब लचीली प्रबंधकीय लचीली विनिमय दर प्रणाली में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा मुद्राओं की टोकरी के सापेक्ष में पहले की तुलना में अपने आप अधिक हो जाता है तो इसे एप्रिसिएशन कहते हैं। एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के परिणाम एक समान होते हैं। डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। प्रभावी विनिमय दर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी की विनिमय दर को प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। प्रकार: प्रभावी विनिमय दर 75 रुपये बराबर $1 या यूरो या येन। एक में नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, असमयोजित वेटेज औसत। नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में असमयोजित वेटेज औसत। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट समायोजित वेटेज एवरेज। नीर और रीर में मूल अंतर यह होता है कि नीर के मामले में मुद्रास्फीति के अंतरों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि रीर के मामले में मुद्रास्फीति के अंतरों को ध्यान में रखा जाता है। दोनों में से रीर को अधिक बेहतर माना जाता है। नीर मुद्रास्फीति के प्रभाव बराबर नीर। नीर है तो इनफ्लो को ध्यान में नहीं रखते हैं। नीर है तो इनफ्लो को ध्यान में नहीं रखा जाता है। रीर रहता है तो एडजस्टमेंट करके निकलते हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी अर्थ उदारीकरण से जुड़ी एक अवधारणा जिसमें BOP से संबंधित लेन देनों के लिए लोगों द्वारा स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और
विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में निर्बाध रूप से बदला जा सकता है। इसके अंतर्गत बीओपी से जुड़े लेन देनों से संबंधित प्रतिबंधों को या तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है या पर्याप्त रूप से ढीला कर दिया जाता है, और इसमें विदेशी मुद्राओं का अलग अलग उद्देश्यों में आसानी से प्रयोग किया जाता है। प्रकार एक में चालू खाता परिवर्तनीयता, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसमें चालू खाते से संबंधित लेन देनों के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग का उदारीकरण कर दिया जाता है। दूसरा, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसमें पूंजी खाते से संबंधित लेन देनों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रयोग का उदारीकरण कर दिया जाता है। तारापुर समिति के अनुसार पूंजी खाता परिवर्तनीयता में घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को घरेलू परिसंपत्तियों में आसानी से बदला जा सकता है। भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज। करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूर्ण रूप से अगस्त 1994 से और IMF के आर्टिकल 8 के अंतर्गत, और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी चयनात्मक रूप से परिवर्तनीयता, सिलेक्टिव कन्वर्टेबिलिटी। निष्कर्ष ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसमें निष्कर्ष में भारतीय रुपया केवल चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है। भारतीय रुपया पूंजी खाते पर चयनात्मक रूप से परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। नोट भारतीय रुपये को पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के बारे में सुझाव देने के लिए तारापुर समिति का पहली बार 1996 में और दूसरी बार 2006 में गठन किया गया था, लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होने से इसे लागू नहीं किया जा सकता। FCAC फुल्लर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लागू करने की पूर्व आवश्यकताएं। एक में विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में हो, CAD का स्तर कम हो, राजकोषीय घाटे का स्तर कम, मुद्रास्फीति का स्तर कम हो, बैंकिंग प्रणाली मजबूत हो और उसमें NPA कम हो। छठा, विदेशी ऋणों की मात्रा कम हो आदि। इसके संदर्भ तारापुर समिति। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अर्थ किसी एक विदेशी निवेशक द्वारा मेजबान राष्ट्र की किसी एक कंपनी की इक्विटी या अन्य कोई वित्तीय उपकरण जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय हो में कम से कम 10% का निवेश करना FDI कहलाता है। भारत की FDI की परिभाषा OECD राष्ट्रों की परिभाषा के अनुरूप है। वर्ष 2014 से अरविंद मायाराम समिति की सिफारिश पर। दूसरा, FDI के प्रकार। पहला, ग्रीनफील्ड FDI, किसी नई कंपनी की स्थापना के समय किया जाने वाला FDI। ब्राउनफील्ड FDI, पहले से चल रही किसी कंपनी को इक्विटी में FDI की गणना काउंटिंग। भारत में FDI की गणना में निम्न को आपस में जोड़ा जाता है। एक में इक्विटी, दूसरा पुनर्निवेशित आय, री-इन्वेस्टेड इयरिंग्स, तीसरा अन्य पूंजी, अदर कैपिटल। FDI की प्रकृति यह स्टेबल, लॉन्ग टर्म एंड नॉन रिवर्सिबल होता है। FDI के लाभ, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, तकनीकी उपलब्ध करवाता है। तीसरा प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करता है। चौथा, विपणन कौशल प्राप्त होता है। पांचवा, विदेशी मुद्रा भंडार स्थायी रूप से बढ़ते हैं। छठा, निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। FDI के आंकड़े, टेफर्स की कक्षा। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स अर्थ विदेशी निवेशकों द्वारा मेजबान राष्ट्र में किया जाने वाला ऐसा निवेश जो निवेशकों को निवेशित संस्थाओं में नियंत्रणकारी शक्ति नहीं देता है, और यह निवेश इक्विटी, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल आदि में किया जा सकता है, और यह मुख्य रूप से द्वितीयक बाजार से प्रवेश करता है, हालांकि यह प्राथमिक बाजार में भी आ सकता है। FDI परमिशन रूट्स दिल्ली रूट और मुंबई रूट। दिल्ली रूट में सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास केस बाय केस रेस्ट्रिक्टेड। पहले FIPB 2017-18 से पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट ऑन मूड। मुंबई रूट में RBI ऑटोमेटिक लिबरलाइज्ड।
प्रकृति, वोलाटाइल, रिवर्सिबल एंड फेयर वाटर, फ्राइड हॉट मनी। एफपीआई कौन एफपीआई कर सकता है? भारत में एफपीआई करने के लिए निम्न 2 की अनुमति दी गई थी। एक में एफआईटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यूएफआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, निवेशकों की प्रयुक्त दोनों श्रेणियों को आपस में मिलाकर एक एकल सिंगल श्रेणी का निर्माण किया गया। इसे यूएफआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, निवेशकों की उपयुक्त दोनों श्रेणियों को आपस में मिलाकर एक सिंगल श्रेणी का निर्माण किया गया। इसे आरएफपीआई रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के नाम से संबोधित किया गया। आरएफपीआई की निम्न 3 श्रेणियां पाई गई है। एक में आरएफपीआई में कैटेगरी फर्स्ट में सेंट्रल बैंक, सॉवरन वेल्थ फंड्स ईटीसी। कैटेगरी सेकेंड में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रस्ट्स, कमर्शियल बैंक ईटीसी। कैटेगरी थर्ड में हेज फंड्स, इंडिविजुअल्स ईटीसी। पी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी ओडीआई ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। विदेशी निवेशकों पोर्टफोलियो द्वारा इन्हें विदेशी बाजारों में जारी किया जाता है और निवेशकों से प्राप्त धन का उनका निवेश भारत के इक्विटी बाजार में किया जाता है। 2014 से पहले इनमें निवेश करने वाले निवेशकों के बारे में सेबी को जानकारी देना आवश्यक नहीं था और इस छूट के कारण विदेश में पड़ा काला धन इनके माध्यम से भारत में बड़ी मात्रा में निवेशित होता था, जिसके कारण ये चर्चा में रहते थे। 2014 में सेबी द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि पी नोट्स में निवेश करने वाले निवेशकों के बारे में सूचनाएं देनी होगी। इस बदलाव के कारण इनके मार्ग से आने वाले निवेशकों का स्तर कम हो गया। एफपीआई के संभावित लाभ: एक में वित्त बाजार में तरलता को बढ़ाता है, दूसरा सीएडी के वित्तीयन में मदद करता है, तीसरा वित्त बाजारों में सुधारों के लिए प्रेरित करता है, चौथा कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधारों के लिए प्रेरित करता है आदि। राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण के प्रकार: फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। पीटीए प्रेफरेंशियल टैरिफ एरिया एग्रीमेंट। सदस्य राष्ट्र प्रशुल्कों में कटौती करके एक दूसरे को व्यापार में वरीयता देते हैं। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया। सदस्य राष्ट्र आपस में प्रशुल्कों को शून्य कर देते हैं, प्लस गैर सदस्य राष्ट्रों के साथ सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र व्यापार नीति कर सकते हैं। कस्टम्स यूनियन। एफटीए प्लस सीईटी मतलब कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, सामान्य बाह्य प्रशुल्क। 50% कस्टम ड्यूटी यूनियन। फ्री ट्रेड होते हैं एक दूसरे के बीच। कॉमेक्स मार्केट मतलब कस्टम्स यूनियन। कॉमन मार्केट मतलब कस्टम्स यूनियन प्लस साधनों की निर्बाध आवाजाही, फैक्टर मोबिलिटी। 5 में इकोनॉमिक यूनियन आर्थिक संघ। कॉमन मार्केट प्लस सिंगल करेंसी प्लस एक ही मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मोड्स ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स। मोड फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ सर्विस, आईटी इनेबल्ड सर्विस। मोड सेकेंड कंजप्शन एब्रॉड, एजुकेशन, रिसर्च ईटीसी, मेडिकल टूरिज्म। मोड थर्ड कमर्शियल प्रेजेंस। मोड 4 प्रोफेशनल मूवमेंट प्रेजेंस और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स। नोट भारत को मोड फर्स्ट, मोड सेकेंड और मोड 4 सेवा निर्यातों में अधिक लाभ है। एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 1 आवर। इंडिया। एस्टेब्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन गेट से WTO बना है। स्थापित 1995 में। WTO मराकेश समझौते के अंतर्गत सदस्य 164 भारत सहित कार्य सदस्य राष्ट्रों में उचित और आधिकारिक व्यापार का नियमन और विकास। डी में महत्वपूर्ण निर्णयकारी संस्थान में मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो सामान्यतः 2 वर्ष में एक बार होता है। ई में मुख्य प्रशासनिक निकाय मुख्य परिषद जनरल काउंसिल। WTO से संबंधित कुछ मुख्य समझौते AOA एक में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 1994 कृषि व्यापार के उदारीकरण से संबंधित नियमों का निर्माण करता है और इस समझौते के अनुसार भारत जैसे विकासशील राष्ट्र कुल कृषिगत GDP का अधिक से अधिक 10% जैसे सब्सिडीज दे सकते हैं जिनसे कृषिगत उत्पादन बढ़ता है। वर्ष 2013 में बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पीस कलाजियाड्यू रेस्टोरेंट के प्रावधान के अंतर्गत इस सीमा को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ये स्वच्छता संबंधी प्रावधान है जो खाद्य वस्तुओं के निर्यातों के समय ध्यान में रखना जरूरी होता है। ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स 1994 ये निम्नलिखित का प्रावधान करता है। एक में विदेशी निवेशकों नेशनल ट्रीटमेंट राष्ट्रीय दर्जा देना। दूसरा आयातों पर QR क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। निम्नलिखित का प्रावधान करता है विदेशी निवेशक नेशनल ट्रीटमेंट राष्ट्रीय दर्जा देना। दूसरा आयातों पर QR क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मात्रात्मक प्रतिबंध वर्जित करता है। तीसरा विदेशी निवेशकों पर स्थानीय कच्चे माल स्थानीय श्रम आदि के प्रयोग को लेकर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। आयात निर्यात को लेकर विदेशी निवेशकों पर शर्तें। आयात निर्यात को लेकर विदेशी निवेशकों पर शर्तें लागू नहीं की जा सकती हैं। ट्रिप्स में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1994 यह बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करता है ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले और इसमें निम्नलिखित 7 विषयों को सम्मिलित किया जाता है। ट्रेडमार्क, दूसरा कॉपीराइट्स, तीसरा इंडिविजुअल डिजाइन, चौथा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पांचवा ट्रेड सीक्रेट, छठा जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, सातवां पेटेंट्स। ATC एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग 1994 इसके अंतर्गत विकसित राष्ट्रों द्वारा यह वादा किया गया कि उनके द्वारा भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के कपड़ा निर्यातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध मल्टी फाइबर एग्रीमेंट्स के अंतर्गत को 10 वर्ष की अवधि में हटा दिया जाएगा। और हालांकि यह भी कहा गया है कि 10 वर्ष की समय अवधि में भारत जैसे राष्ट्रों को ट्रिप्स को लागू करना होगा। TFA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2014 सीमा शुल्क संबंधी नियमों को सरल करने का लक्ष्य रखता है। WTO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। एक में डंपिंग मतलब राशिपातन किसी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों में घरेलू कीमत की तुलना में किसी वस्तु का कम कीमत पर निर्यात करना। WTO डंपिंग को वर्जित करता है। CVD काउंटर वैलिंग ड्यूटी इसे एंटी डंपिंग टैक्स कहते हैं। CVD काउंटर वैलिंग ड्यूटी इसे एंटी डंपिंग टर्न भी कहते हैं और यह डंपिंग को रोकने के लिए आयातक राष्ट्र द्वारा लगाया जाने वाला ऊंचा CVD काउंटर वैलिंग ड्यूटी इसे एंटी डंपिंग टैक्स भी कहते हैं और यह डंपिंग को रोकने के लिए आयातक राष्ट्र द्वारा लगाया जाने वाला ऊंचा सीमा शुल्क होता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर SSM स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म WTO की दोहा वार्ताओं 2001 से संबंधित भारत की एक मांग की कृषि वस्तुओं के आयातों के अधिक हो जाने पर उन्हें रोकने की कोई प्रणाली हो। NAMA नामा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस दोहा वार्ताओं में अधिक वस्तुओं के व्यापार उदारीकरण के मुद्दे को नामा के नाम से संबोधित किया जाता है। स्विच सूत्र नामा के अंतर्गत प्रशुल्क कटौतियों का एक सूत्र जो विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रशुल्क कटौतियों के उच्च स्तरों की गणना करता है।
SNDT स्पेशल एंड डिफरेंस ट्रीटमेंट। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की यह मांग की विकसित राष्ट्र व्यापारिक उदारीकरण में उनके साथ विशेष और उदारीकृत व्यवहार करें।